फ्रेंड्स तो आज हम लोग देखेंगे लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, क्या लीनियर मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट हम लोग इसको कैसे करते हैं? सो इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से, मास को एम, वेलोसिटी को वी। ठीक है, तो उसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं लीनियर मोमेंटम को। कैसे? पी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट ऐसा इसमें क्या खास बात है लीनियर मोमेंटम के भीतर कि एक प्रोडक्ट को हमने एक नाम ही दे दिया है फिजिक्स में जिसका नाम है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही तो है, कुछ इसमें स्पेशल तो बात है नहीं, तो इसको हमने एक स्पेशल नाम लीनियर मोमेंटम का क्यों दिया है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सपोज करो हमारे पास 4 केसेस हैं, बोर्ड पे बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। सो 4 केसेस है, एक में है मास, एक चारों में 4 बॉल्स है, एक है मास m1 का, दूसरा है मास m2 का, तीसरा है मास m3 का, चौथा मास m4 का। ठीक है, वेलोसिटी भी इनकी 4 है, v1 v2 v3 v4। ठीक है, 4 मास 4 वेलोसिटीज। ठीक है, सपोज करो एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं, जो m1 इसका मास है वो इक्वल है किसके? m2 के। m1 मास इक्वल है m2 के, समझ में आया? सो फर्स्ट और सेकेंड वाले में क्या है हमारा केस कि m1 जो इक्वल है वो है m2 के। ठीक है, m1 इक्वल है m2 के, लेकिन v1 जो इक्वल है, v1 जो है, ठीक है, v1 जो है वो इक्वल नहीं है v2 के। ठीक है, इसमें v2 इस मामले में बड़ा है। क्या केस है बबुआ? समझ में आया क्या कैसे बबुआ? बबुआ केस ये है कि m1 जो है, जो मास है बॉल ए की, ठीक है, इसको हम लोग सपोज करते हैं ये बॉल ए है, ये है आपका बी, ये है सी और ये है डी। ठीक है, तो जो मास है ए का वो इक्वल है मास किसके? बी का। जो मास है बॉल ए का वो इक्वल है मास बॉल बी का। ठीक है, ये इक्वल है। उसके बाद जो वेलोसिटी है ए की, किसकी? ए की जो वेलोसिटी है वो इक्वल नहीं है वी की। ठीक है, ए की वेलोसिटी कम है वी के मुकाबले, जो वी की वेलोसिटी है, बॉल बी की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है ए के मुकाबले। समझ में? चलो बहुत अच्छा, ये एक केस हो गया। ठीक है, अब इस केस में हम लोग क्या देखते हैं? इस केस में क्या देखते हैं कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा कब होगी? जब एक डिफरेंट हाइट से उसको छोड़ा जाएगा। सपोज करो कि हमने बॉल एम को, ठीक है, बॉल बी को इस हाइट पे पकड़ा है, बॉल ए को इस हाइट पे। तो बॉल बी को अगर हमने इस हाइट पे पकड़ा है, ठीक है, और बॉल बी को इस हाइट पे, बॉल ए को इस हाइट पे, बॉल बी को इस हाइट पे, तो इस केस में क्या होगा आपके साथ? इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी इसके मुकाबले, मतलब ए की वेलोसिटी के मुकाबले इसकी वी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। हमने दोनों को छोड़ दिया। क्या किया? दोनों को छोड़ दिया, ए को भी छोड़ दिया, बी को भी छोड़ दिया। मास दोनों का सेम है, वेलोसिटी डिफरेंट है। इस केस में क्या होगा? ये जब ये सैंड है, ठीक है, ये क्या है? ये सैंड है, इसको कोई स्ट्रेट लाइन मत समझ लेना, ये सैंड है, दिख भी नहीं रहा है स्ट्रेट लाइन, समझना भी मत। ये एक सैंड है, इसमें हमने छोड़ दिया, तो जो m1 जो ये ऑब्जेक्ट, हाँ, बॉल है ए, ये कुछ दूर तक उसको पेनिट्रेट करेगा, कुछ अंदर तक सैंड के जाएगा। सपोज करो कि ये यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ तक गया, तो हम लोग सैंड को वैसे पिक्चर बना देते हैं। ठीक है, सैंड पेनिट्रेट हुआ भैया, तो यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ तक आ गया, और ये जो है ये बहुत ही भीतर तक गया। कहाँ गया? बहुत ही भीतर तक गया, तो हम इसकी और भीतर तक ले पिक्चर बना देते हैं। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? हमें एक यू शेप बन रहा है। ठीक है, तो ये बहुत भीतर तक नहीं गया, ये बहुत ही ज़्यादा भीतर तक गया। ठीक है, समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छा। इस वाले केस में m3 जो है और m4 है, दो बॉल्स है। m3 जो है वो छोटा है m4 के मुकाबले। ठीक है, जो मास है इसका वो छोटा है इसके मुकाबले, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास छोटा है। समझ में आ गया? लेकिन जो वेलोसिटी है v3 और v4 वो दोनों क्या है? वो दोनों सेम है, वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, वेलोसिटी दोनों सेम है। समझ में आ गया? अब ये क्या किया? इनको भी हमने छोड़ा डिफरेंट टाइम पे, इनको भी हमने छोड़ा, मास का कोई मास दोनों में डिफरेंस, इनको भी हमने छोड़ा। ये कुछ भीतर तक गया, सपोज करो कि यहाँ तक गया, तो हमने इसको ऐसे बना दिया। ठीक है, ऐसे बना दिया। इस वाले केस में इसको भी हमने छोड़ा, ये भी कुछ भीतर तक गया, ठीक है, तो इसको हमने ऐसे बना दिया। समझ में आया? सो आप एक चीज़ देख सकते हो, ठीक है, मास बदला, मास से मतलब बदला, ठीक है, वेलोसिटी लेकिन सेम थी। मास दोनों का अलग था लेकिन वेलोसिटी सेम थी। तो इस केस में जो इनका लीनियर मोमेंटम था वो डिफरेंट था। ठीक है, केस क्या था? मास डिफरेंट बट वेलोसिटी सेम, तो लीनियर मोमेंटम भी डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंट आ जाएगा। मास डिफरेंट है तो प्रोडक्ट डिफरेंट आ जाएगा। जो P3 का जो मोमेंटम था वो कम होगा किसके मुकाबले? P4 के मोमेंटम के मुकाबले। ठीक है, P4 का मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ज़्यादा होगा किसके मुकाबले? P3 के मुकाबले। अगर ऑब्जेक्ट सी का लीनियर मोमेंटम देखें तो वो कम होगा ऑब्जेक्ट डी के मुकाबले। वही सेम केस यहाँ पे भी अप्लाई होता है, यहाँ पे भी वही सेम केस अप्लाई होता है कि जो P1 मतलब कि ऑब्जेक्ट ए का जो मोमेंटम होगा वो कम होगा किसके मुकाबले? ऑब्जेक्ट 2 मतलब बी के मुकाबले। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए का जो मोमेंटम होगा वो कम होगा ऑब्जेक्ट बी के मुकाबले। समझ में आया? क्यों? क्योंकि इनका मास तो सेम है लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट है, वेलोसिटी बी का ज़्यादा है ए के मुकाबले, इसके लिए मोमेंटम में डिफरेंस आ जाएगा। अब देख रहे हो मोमेंटम में डिफरेंस तो आ रहा है, लेकिन उसके मोमेंटम में डिफरेंस आने की वजह से आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि ये जितना दूर तक पेनिट्रेट करा सैंड के भीतर वो उसमें भी डिफरेंस आ रहा है। मोमेंटम इसका
ज़्यादा था, बी का ज़्यादा था मोमेंटम, तो ये बहुत ही भीतर तक गया। लेकिन वहीं पे मोमेंटम ए कम था, मोमेंटम जो ए का था, ऑब्जेक्ट ए का जो मोमेंटम था वो कम था, तो वो बहुत ही भीतर तक नहीं गया, बहुत ही अंदर तक नहीं गया, वो कम ही दूर जाके रुक गया। सेम वही केस सी के साथ, सी का मोमेंटम कम था तो वो अंदर तक नहीं गया, बहुत कम दूर जाके रुक गया। लेकिन डी का मोमेंटम ज़्यादा था तो वो बहुत ही अंदर तक गया और जाके वहाँ पे रुका। ठीक है, बहुत अंदर तक गया। मोमेंटम ज़्यादा था तो ज़्यादा अंदर गया, मोमेंटम कम था तो कम अंदर गया। समझ में आया? चलो बहुत अच्छा। इसी के लिए हमने एक चीज़ बोल दिया, न्यूटन बाबा ने एक चीज़ बोल दिया इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये क्या है? ये हमारा प्रोपोर्शनल है फोर्स के। इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे दिया भाई, इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे दिया? प्रोपोर्शनल कैसे? हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज मोमेंटम हो रहा है तो ज़्यादा भीतर तक जा रहा है या फिर ज़्यादा कम भीतर तक जा रहा है, लेकिन ये प्रोपोर्शनल कैसे हो गया फोर्स के? सो ये ऐसे प्रोपोर्शनल है कि अगर ज़्यादा फोर्स होता, ठीक है, ज़्यादा फोर्स होता तो भी ये ज़्यादा अंदर तक जाता, कम फोर्स होता तो कम अंदर तक जाता। इसका मतलब ज़्यादा फोर्स पे ज़्यादा अंदर तक जाता सैंड के, कम फोर्स पे कम अंदर तक जाता। इसका मतलब ये सेम है, ये कहानी एकदम जायज़ है कि अगर ज़्यादा मोमेंटम होता तो ज़्यादा अंदर तक जाता, मतलब ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा मोमेंटम मतलब ज़्यादा फोर्स, कम मोमेंटम मतलब कम फोर्स। इसका मतलब प्रोपोर्शनल तो हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। इस स्टेटमेंट में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, आपको भी नहीं लग रहा होगा कोई प्रॉब्लम है। चलो बहुत अच्छे, आगे देखते हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं, इस चीज़ को प्रूव करते हैं। किस चीज़ को? ये कि सही में ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो इक्वल है कि नहीं। ठीक है, वो इक्वल है कि नहीं, मैथमेटिकली इसको हम लोग प्रूव करते हैं। सो लेट्स सी कि ये सही में इक्वल है कि नहीं। ऐसे ही न्यूटन बाबा आ गए और बोल दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये न्यूटन का वैसे सेकंड लॉ है, अगर आप लोग जानते होंगे तो। ठीक है, ये न्यूटन का है क्या? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ आप लोग कहोगे कि सेकंड लॉ तो भैया उसका ये था कि फोर्स इक्वल एम ए, फोर्स इक्वल एम ए उसका सेकंड लॉ था, वो भी था और ये भी था। ठीक है, वो दोनों एक ही चीज़ है। ये जो वो जो बोल रहा है वही चीज़ ये बोल रहा है। ये मोमेंटम के मामले में इसका है। ठीक है, फोर्स का जो रिलेशन है मोमेंटम के साथ, उसके मामले में ये सेकंड लॉ है और वो अपने जगह पे फोर्स का मास और एक्सेलरेशन के मामले में। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इक्वल है। सपोज करो कि जो अभी हमने देखा था ऑब्जेक्ट्स की, एक ऑब्जेक्ट है ए बी सी डी। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ए बी सी डी है, बॉल है ए बी सी डी, अलग अलग मास, अलग अलग मोमेंटम, सॉरी अलग अलग मास, अलग अलग वेलोसिटीज। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास है m और वेलोसिटी है, वेलोसिटी छोड़ दो, मास m है। सो एक टाइम t पे, टाइम t1 पे, या टाइम t1 पे उसकी वेलोसिटी है v1, टाइम t1 पे उसकी वेलोसिटी है v1 और टाइम t2 पे उसकी वेलोसिटी है v2। क्या? टाइम t1 वेलोसिटी v1, टाइम t2 वेलोसिटी v2। तो अब इसका जो मोमेंटम आएगा, ठीक है, मोमेंटम जो आएगा वो क्या होगा? m इंटू वी वन। टाइम अगर t1 पे इसका मोमेंटम देखें तो m इंटू वी वन इसका मोमेंटम आएगा। तो हम लोग इसको p1 से दर्शाते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है कि लीनियर मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं। सही है। अब p2 के टाइम पे, ठीक है, अब t2 के टाइम पे, ठीक है, t2 के टाइम पे, t जब 2 होगा, t2 के टाइम पे, टाइम t2 के टाइम पे इसका मास m होगा जो कि सेम होगा। ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी बता रहा है। ठीक है, तो मास m, वेलोसिटी इस समय पे v2, तो लीनियर मोमेंटम को हमने p2 से डिनोट कर दिया। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये t1 के समय का बात कर रहा है और ये t2 के समय का बात कर रहा है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तब यहाँ पे इस स्टेटमेंट ने बताया क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल है फोर्स के। ठीक है, देख लेते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? p2 माइनस p1। क्या होगा? p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। सही है, सही है ना, कोई टेंशन तो नहीं है। ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम जो भी आपका मोमेंटम आ रहा है डिवाइडेड बाय टाइम, वही तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। किस रेट से चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वही तो है। ठीक है, तो इसमें बोला क्या है कि ये फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, हमने कर दिया इसको प्रोपोर्शनल। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो हम लोग इसको कह सकते हैं एम वी टू माइनस एम वी वन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन। सही है, आगे इसको और तोड़ेंगे, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम वी टू माइनस वी वन, सॉरी वी वन, वी टू माइनस वी वन बाय टी। ठीक है, बाय टी कर सकते हैं क्योंकि टी टू माइनस टी वन निकल के आएगा टी, या फिर आप यहाँ पे आपको सहूलियत उसमें भी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग टी टू माइनस टी वन ही लिख देंगे। ठीक है, टी टू माइनस टी वन ही लिख देंगे, इसमें भी क्या हमें प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एम। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग दोनों में से एम, दोनों में एम कॉमन है, सेम मास है और दोनों में कॉमन है, तो हम लोग उसको बाहर निकाल सकते हैं। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे, वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन। ठीक है, ये क्या है? ये है फाइनल वेलोसिटी
फाइनल वेलोसिटी हमने पढ़ा था T2, मतलब आगे जब समय बीतता है तो उस समय का फाइनल वेलोसिटी V2 है, ठीक है, उस समय का फाइनल वेलोसिटी V2 है और समय के इनिशियल में उसका वेलोसिटी V1 है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है, T2 माइनस T1, तो ये टाइम है, ठीक है, बाय टाइम। हमने एक्सेलरेशन में एक चीज़ पढ़ा है कि एक्सेलरेशन का जो होता है फॉर्मूला वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी। तो सेम केस यहाँ पे भी तो हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी। तो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम ए, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम, और ये ए को ही तो रिप्रेजेंट करे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ये ए को रिप्रेजेंट करे। अब जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, जब इक्वलिटी का साइन हम लोग लगाते हैं, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम लोग के यूज़ कर लेते हैं। क्या यूज़ कर लेते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के। अब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के है क्या, ये आप लोग जानते हो, मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मेरे इसके ऊपर वीडियो है, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो फोर्स इक्वल के में है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तब ये तो वही केस हो गया ना जो हमने सेकंड लॉ में पढ़ा कि फोर्स इक्वल के में, और आगे चल के ये के का वैल्यू 1 हो जाता है, तो इसके वजह से फोर्स इक्वल एम ए हो जाता है, फोर्स इक्वल एम ए। तो इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं हुई, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं हुई। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फोर्स सही में प्रोपोर्शनल है किसके, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर हमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देना है तो यहाँ पे भी, और इक्वालिटी का साइन लगा देना है तो यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट के लगाना होगा। के का वैल्यू वैसे भी 1 है तो ये के भी आप हटा दो और इक्वल हो जाएगा ये चुपचाप, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा इक्वल होने में, ठीक है। समझ में आ गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और उसको हम लोग इक्वल भी कैसे कर सकते हैं, समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छा, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।